ओके, सो स्टार्टिंग दी PYQ डिस्कशन क्लास। ठीक, तो पिछला साल ही NCERT ITP का जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का, तो उसी के केमिस्ट्री डोमेन्स के यहाँ पे क्वेश्चन है जो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब रीड आउट। एस्पर्टेम इज लिमिटेड टू कोल्ड ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स only because options है it doesn't provide calories, it retards the action of oxygen on food, it is unstable at cooking temperature, it prevents microbial growth. Anyone जिसको इसका आंसर पता है बताइए। जिसको ऑप्शन 4। ऑप्शन सी। ऑप्शन 4 नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। किसने ऑप्शन सी बोला था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। चलो, ये वो उस यूनिट का पार्ट है। हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो एनसीईआरटी में जो बुक है ना, एनसीईआरटी जो हम बोला था रीड करने के लिए, लास्ट यूनिट उसका ये चैप्टर क्वेश्चन है, उससे ये पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें और कुछ सोचने का नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन था। चलो, इसमें कोई डाउट किसी को? उसमें एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है एस्पार्टेम इज लिमिटेड टू कोल्ड ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स बिकॉज इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। वही। किसी को और कोई डाउट? किसी को और कुछ पूछना है या नेक्स्ट क्वेश्चन पे? नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इसका आंसर बताओ। एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज अन। ये पढ़ाए, ये डायरेक्ट मेरा नोट्स में भी था, क्लासेस में भी पढ़ाई हुई चीज। इसका आंसर बताओ क्या होगा। एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज एन। ऑप्शन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक इन केमिज ऑप्शन, बट एक्सोथर्मिक इन फिजिक्स ऑप्शन, या ऑप्शन 4 वाइस वर्सा ऑफ ऑप्शन 3। क्या होगा बोलो। क्या हो सकता है, आप लोग सोचिए थोड़ा सा। एक्सोथर्मिक। इसका डायरेक्ट ऑप्शन आंसर बी। क्या है? ऑप्शन डायरेक्ट बी। स्टेटमेंट, डायरेक्ट बी। स्टेटमेंट है। ऑप्शन कौन सा? सर एक्सोथर्मिक। यस, इट इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक सर प्रोसेस। ऑप्शन डी। या ऑप्शन टू, सेकंड ऑप्शन। दिस वन। जी सर। ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया है। हाँ, सरफेस केमिस्ट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सब डायरेक्ट यस क्वेश्चन सर। है। चलो, अब ये हुआ। अब आते हैं दूसरे पे। इसका बोलो क्या होगा। न्यूमेरिकल है, अच्छा क्वेश्चन आया है, सॉल्यूशन चैप्टर का है। इसका ट्राई कीजिए थोड़ा। टाइम है अभी 12-10 हुआ ना, आप लोग इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। सो 12-14 को मैं आंसर खुद सॉल्व करके बताऊंगा। चलो, ओके ओके, हाँ यहाँ पे एक चीज़ है, ये बेंजीन एसिड नहीं है। हाँ, रुको, कहाँ गया? हाँ चलो, ये बेंजीन एसिड नहीं होगा, दिस वन विल बी बेंजोइक एसिड। इट विल बी बेंजोइक एसिड, इट विल बी बेंजोइक एसिड। इट इज बेंजोइक एसिड, इट विल बी बेंजोइक एसिड। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। 12-14 को मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग तब तक ट्राई कीजिए खुद से। बताओ क्या होगा। क्या होगा बताओ। हम्म
क्या होगा? चलो, क्या बता, ट्राई कीजिए, चलिए चलिए। सबसे पहले आप लोग को वो निकालना है, वैंट ऑफ फैक्टर। वैंट ऑफ फैक्टर निकालिए। आफ्टर वैंट ऑफ फैक्टर आप लोग को वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। किसी का आंसर आया? एनीवन? हम्म। चलो, यहाँ पे देखो। चलो, लेट्स अब करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बोला है कि क्या बोला है यहाँ पे, जो बेंजोइक एसिड है, राइट, बेंजोइक एसिड एसोसिएट्स, हम्म, बेंजोइक एसिड एसोसिएट्स एंड फॉर्म्स, क्या, फॉर्म डाइमर। डाइमर बन रहा, मतलब लास्ट में यहाँ पे एन का वैल्यू क्या होगा, कितना नंबर मॉलिक्यूल्स बन रहा है, एसोसिएट हुआ तो क्या होगा, दो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलके तो डाइमर बनते हैं ना, तो एन का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दोनों मॉलिक्यूल्स 100% क्या हुए, एसोसिएट, 100% एसोसिएटेड। सो 100% एसोसिएटेड है, दैट मीन्स यहाँ पे अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 100% पर डायरेक्ट अल्फा विल बी इक्वल टू 1। सो हम लोग लिख सकते हैं ना, एंड सिंस अल्फा इज इक्वल, क्या था फॉर्मूला, 1 माइनस आई, वैंट ऑफ फैक्टर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाई एन, उसे लगाओ अब आई का वैल्यू, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/1। ठीक, तो 1/2 होगा। ओके सॉरी, ये 1/2। हम्म, तो अब डालो वैल्यू, क्या होगा, दिस सिंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा, 2, 1/2, राइट। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस आई, दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 2 minus 2i, this implies what, 2i is equal to 2 minus 1 equal to 1, and I will be equal to what, 1/2। I का वैल्यू होगा 1/2, यानी कि इसको पकड़ो 0.5। और सिंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्या होता था, डेल्टा ईवी इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू एवी, ये बी होगा, के बी इंटू क्या था,
इंटू मोलालिटी, वॉल्यूम वैल्यू पुट करो, मतलब क्या होगा, 1/2 इंटू केवी का वैल्यू कितना है, 4.9, सर प्लीज 4.9 इंक थोड़ा चेंज कर दीजिए। क्या सर वो क्या चीज? पेन का इंक चेंज कर दीजिए और रेड वाला कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओ रेड वाला दिखाई नहीं दे रहा बेटा, इसको तब तो वो कर देता हूँ, नो सर। बेटर है वो वाइट, वाइट दिख रहा है ना अच्छे से? यस सर। ओके ठीक है, चलो, तो ये पार्ट को फिर ये कहाँ से करना है फिर से बताओ। सर और एक बार बता दीजिए, बस रेड वाला को काट दीजिए, येलो वाला दिख रहा है। ओके ठीक है, तो ये वाला मैं फिर से बता देता हूँ, ये क्या, यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, जी डिसिक्वलाइज, सर। 1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1/2, तो ये तो ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाकर 2 इंटू 1 माइनस आई होगा, विच इज, इसको अगर फिर सॉल्व सर किया तो एन का वैल्यू आपने 2 कैसे निकाला और एक बार बता दीजिए। एक बात बताओ, क्या होता है, बेंजीन एसिड डाइमर बन रहा है, डाइमर, डाइमर मतलब कोई दो मॉलिक्यूल्स, हाँ, सेम टाइप का मॉलिक्यूल्स, ठीक, एक साथ कंबाइन होके मिलके बन रहा है, इस तरीके का कंपाउंड एक साथ हो रहा है, दो मॉलिक्यूल मिलके, दैट्स व्हाई यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, इसीलिए डाइमर जब भी बनता है एन का वैल्यू 2 होता ओके है। सर। और यहाँ पे ऑलरेडी नहीं गिवन है सर कि समझ गया। 100% एसोसिएट हुआ तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन 1 होगा, तो वही मैंने फॉर्मूला डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला में पुट किया, पुट करके हम लोग को ये मिला, इक्वल टू आई, जिसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 2i विल बी इक्वल टू 2 minus I equal to 1, so I will be equal to what, 1/2 which is 0.5। अब ये यही पे वैल्यू पुट करो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल क्या था फॉर्मूला, वैन ऑफ फैक्टर इनटू केवी बॉइलिंग कांस्टेंट इनटू मोलालिटी, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, हाफ इंटू 4.9 इंटू मोलालिटी कितना था, 0.1 ना, 0.1। ठीक, कितना है 0.1 राइट, इट विल बी इक्वल टू 0.1 ना, ऑप्शन 1 होगा आंसर। 0.1 ना, पुट सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, 1/2 इंटू 4.9 इंटू 1/10, करो आंसर, 49 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 2 जार 4, 9, 2 4 जार 8, फिर 248 हो जाएगा सर। 490 डिवाइड बाय 2। इट विल बी व्हाट, 2.45 बाई 10 केल्विन, जिसको सॉल्व करो तो ये क्या है, 0.245 केल्विन। ठीक, कैसे करते हैं, समझ में आया? किसी को इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट है तो बोलो, यस। एनीवन? ओके, एक और, हाँ हाँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, पॉलीमर का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी खोलो, आप लोग को मिल जाएगा आंसर। नाइलॉन 6 इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बाय हीटिंग डैश विथ वाटर, क्या किसके साथ हीट करने से बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बताइए। हम्म, चलिए बोलिए क्या होगा इसका आंसर, कोई बताओ मुझे कि नाइलॉन 6 का प्रिपरेशन कैसे होता है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट स्टेटमेंट, किसके साथ हीट करते हैं हम लोग नाइलॉन 6 को, वाटर और क्या हीट करने से नाइलॉन 6 बनता है, सर कार्पोलैक्टम। पैथोलैक्टम या फिर कैप्रोलैक्टम, क्या, सर ऑप्शन 2। डायरेक्ट एनसीईआरटी का ऑप्शन स्टेटमेंट है, सर बाकी किसी, उसका नाइलॉन 6 इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग
डैश विथ वाटर, इसका सर एनसीईआरटी का कैप्सूल लैक्टम के साथ वाटर को हीट करने से सर बनता है। हाँ, तो अब एक बार, अभी तक इतना जबकि समझ सबको पता आ ही गया कि किसके साथ हीट करना है, कैप्रोलैक्टम के साथ हीट करना है, राइट। कैप्रोलैक्टम के साथ जब हीट करना है, जी सर। तब वो तो ऑब्वियस सी बात है, कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर भी आप सबको पता ही होगा, कैप्रोलैक्टम के साथ हीट होता है। कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक O ग्रुप एंड NH ग्रुप होता है। ये वाला, राइट, यही है ना जो कैप्रोलैक्टम कि का स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी में है। हम्म, यस सम, सर। ऑप्शन बी सर। समझ गया। हम बोला ना, जैसा आप लोग बस एनसीईआरटी वाला और वो जो जितना नोट्स अब तक कराया हूँ उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। बस वो आप लोग को प्रॉपर रिवीजन सर ये चाहिए। कौन सा चैप्टर? ये पॉलीमर्स चैप्टर का है बच्चा, पॉलीमर्स। शायद ये सीबीएसई सिलेबस से डिलीट हो गया है। पिछला साल का पीवाईक्यू है ना, इस साल का यस सर। थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि एनसीईटी जो आईटीईपी का जो एग्जाम है ना, उसका सिलेबस क्लास 12 बोर्ड्स का ही सिलेबस होता है, सीबीएसई वाला। तो ये सब प्रीवियस ईयर तो दे दिया था ऑलरेडी कि मतलब ये चैप्टर्स आएंगे सर इस बार। लास्ट ईयर भी ये डिलीटेड ही सिलेबस था, हाँ, लेकिन ये आएंगे सर, सीयूईटी में आएंगे ये सब, तो उसमें भी सीयूटी में, आएंगे। ठीक है। चलो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन। अब इसका बताओ, केमिकल काइनेटिक्स, डीकम्पोजिशन ऑफ गैस एक्स। और जो न्यू बैच स्टूडेंट्स है, आप लोग भी खुद से कीजिए, क्योंकि ये चीज़ है आप लोग खुद बोर्ड्स के लिए पढ़ के आए हो। चलो। हम्म, चल चलो, इसका इसका आंसर बताओ क्या होगा। न्यूमेरिकल है, थोड़ा लेंथी लगेगा। एक गैस का डीकम्पोजिशन ऑफ ए गैस एक्स इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसका रेट कांस्टेंट है, तो उसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा? बोलो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का? फिर 0.693 अपन 1 इंटू, तो अरे वो फिर सब आंसर आ जाएगा ऑप्शन आंसर सॉल्व 4। करके मुझे बताओ। अरे सर ऑप्शन 4। नो सर, ऑप्शन अरे देखो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है हमेशा? और हमेशा फर्स्ट अरे ऑर्डर हाफ रिएक्शंस लाइफ के दिया लिए है तो 0.693 अपन के होगा। हाफ लाइफ इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है? 0.693 बाई के। के क्या है? ये तो हमेशा हाफ लाइफ जो है सेकंड्स में होगा। के क्या होता है हमेशा? रेट कांस्टेंट, राइट। रेट कांस्टेंट। अब डायरेक्ट फॉर्मूला डालो, यहाँ पे तो सब कुछ दिया दिया हुआ है। 0.693 बाई के का जगह में क्या है? 1 इंटू 10⁻⁻4। तो वैल्यू करो, ये क्या आएगा? 0.693 इंटू 10⁻4 बाई 1 सेकेंड। आंसर कौन सा वाला होगा? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 क्या होगा? इसको कैसे लिखे, बोलो। इट विल बी इक्वल टू, कैसे लिख सकते हो? 6.93 इंटू 10⁻4, राइट। 6.93, देख लो, ये होगा करेक्ट आंसर। सॉरी सॉरी, ये होगा ऑप्शन 3। जैसे देखो, ऑप्शन 6, राइट, क्लियर। यस। इसको इसको कन्वर्ट करो यस सर। प्रीवियस, मैथमेटिकली चेक किया ना, यही है ना आंसर करेक्ट, राइट। 2 तो होगा नहीं है, ऑप्शन 4 भी होगा नहीं, 1 तो कोई चांस ही यस। नहीं है। चलो, फिर ऑप्शन 3 होगा। ओके, क्लियर। चलो, यस। ओके। नाउ वन मोर डायरेक्ट क्वेश्चन, क्रॉस कंडेंसेशन किन के बीच में नहीं होता है? बताया था ये भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अल्डिहाइड, कीटोन्स ऑप्शन एंड 4। सर कार्बोक्सिल। ऑप्शन 4। सर ऑप्शन 4। फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। हम्म, क्लियर, श्योर आंसर, श्योर। Hanis's reaction. Yes. विश टू जी सर। फॉर्मल्डी
इसका आंसर है ये, इसका आंसर होगा दिस वन, ये वाला, 2 फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स। ठीक। तो यहाँ और एक चीज, यही पीवाईक्यू डिस्कशन से जितना भी अभी तक आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स, आप सबको एक आइडिया हो जाएगा इन एंड अराउंड आप लोग कंपटीशन में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, राइट? कि अगर पीवाईक्यू आप लोग से अच्छे से सॉल्व हो रहा है, दैट मीन्स यू ऑल आर इन गुड स्टेट राइट नाउ। अगर जिनका नहीं हो रहा है, स्टिल देयर इज टाइम, वी आर देयर। आप लोग का तो मतलब डीसीएस के थ्रू से आप लोग का क्रैश कोर्स के थ्रू रिवीजन होता रहेगा। और हाँ, अभी 2-3 डेज से मैं आप लोग का वो टेस्ट भी कंटिन्यू कर दूंगा। हाँ, मेरा लैपटॉप का इश्यू हो गया था, तो रिसेंटली अभी नया लैपटॉप आया है, तो उसी से अब सारा काम हो रहा है। हम्म तो चलो, ओके। सर नाउ ये दिस वाले पीवाईक्यू में कितने क्वेश्चंस हैं? 25 एनसीईटी आईटीईपी में आता है 25 क्वेश्चंस, जिसमें से आप लोग को 25 भी करना है। और सीयूटी के फॉर्मेट में आप लोग के साथ अवेलेबल होंगे टोटल 60 क्वेश्चंस, और उसमें से आपको अटेम्प्ट करना है ओनली 50। क्लियर? ये वाला है, ये फॉर्मेट जी है। और सर। ये जो ये जो हाँ, पीवाईक्यू अभी है, तो ये पैटर्न चेंज होगा एनसीईटी का। एनसीईटी का आईटीपी का पैटर्न, हाँ पैटर्न चेंज हुआ है, बट अब क्या कर पीवाईक्यू ये सर डिस्कशन इस बार से 28 क्वेश्चन आएंगे। 28 ना, कोई नहीं, सेम ही बात है। यस। जी सर, जिसमें से 3 नहीं करना है। हाँ, तो अब ऑब्वियस उल्टा आप लोग के लिए फर्दर बेटर है ना। आप लोग के पास तो ऑप्शन है, जो नहीं आता छोड़ दो, दूसरा कर लो, राइट? यस। तो अच्छा है। चलो अब उस और, यस सर। ओके, ये हुआ। इसका बताओ आंसर। न्यू बैच स्टूडेंट्स को भी ये मैं पढ़ाया हूँ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ाए हैं, उसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट लगाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलो चलो, करो करो। क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बहुत। सर ऑप्शन 2 इन फॉर बोथ होगा। क्या? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ADBA। डायरेक्टली आप लोग आंसर बोल रहे हो, थोड़ा सा। जिसमें अल्काइल ग्रुप होगा प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, जिससे बेसिसिटी इंक्रीज होगा। हम्म तो इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा ये वाला, क्या बोलते हैं, दिस वन। सबसे पहले होगा ऑप्शन डिक्रीज, सी। कौन सा बोला? डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला ना। सबसे सबका स्ट्रक्चर देख लो कैसा कैसा होगा। ऑप्शन ए जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। साथ में क्या है? इस तरीके से बेंजीन रिंग अटैच्ड है। साथ में क्या होगा? NH2 ग्रुप, ये हो गया ऑप्शन ए। फिर इसमें देख लो, CH3, ऑप्शन बी, NH3, दिस वन इज ऑप्शन सी। और अब आएगा CH3NH2। ठीक, ये हो गया ऑप्शन डी। अब इसी से देखो बेसिसिटी क्या है, यहाँ पे देख लो। हम्म बेसिसिटी का जैसा बोला, जिसमें ज्यादा क्या होगा, मतलब वो प्लस बेसिक एसिड का टेंडेंसी होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना, और बेस का टेंडेंसी होता है डोनेट करना। तो जिसके पास ज्यादा होगा वो ज्यादा इजीली डोनेट करेगा, राइट? हाँ या ना? जिसके पास ज्यादा, जिस बेस के साथ ज्यादा लोन जी पेयर्स सर। होगा वो ज्यादा डोनेट करेगा। यहाँ पे क्या है? 2 डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक, यहाँ पे ओनली क्या, 1 डोनेटिंग ग्रुप। हम्म यहाँ पे ओनली 1 डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है। और यहाँ पर क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिस वन। और ये तो ऑलरेडी, ये तो डायरेक्टली क्या है, एरोमेटिक रिंग। तो इसका करेक्ट होगा ये वाला, बी, ऑप्शन बी। हम्म फिर आएगा ऑप्शन
डी, फिर आएगा ऑप्शन द डिक्रीजिंग ऑर्डर में देना है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये वाला होगा, दिस वन, बी, डी, फिर दिस वन, फिर होगा ये बी, फिर CH3, ये वाला होगा। क्या क्या ऑप्शन दिया है, CH3, फिर उसके बाद बी, फिर डी होगा, फिर सर उसके बाद आपका आएगा, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, सी, फिर लास्ट में आएगा ए, ये होगा। ये अभी सब सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ओके, ठीक। तो इधर देखो, इसका करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर का स्ट्रेंथ होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ये वाला BDCA। वो क्यों होगा सीरीज, समझने वाला बात देख लो, काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो, बेसिस का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो डोनेट करे। यहाँ पे क्या है, 2 डोनेटिंग ग्रुप, राइट। यहाँ पे 2 डोनेटिंग ग्रुप है नाइट्रोजन के पास, यहाँ पे क्या है, 1 डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, ठीक। बट इस वाले जो अमाइन ग्रुप है, इसके साथ जो ये रिंग अटैच है, बेंजीन रिंग, ये क्या है, इसका जो ये कार्बन है ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा एज कम्पेयर टू व्हाट, नाइट्रोजन, जिस कारण से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, मतलब, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मतलब कमी, मतलब लैक होने, स्कैरसिटी हो जाएगा, जिस कारण से इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। क्लियर हुआ? तो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, बोलो, दिस वन, ऑप्शन 2। क्लियर? क्लियर? सर ऑप्शन 4 में भी तो सेम है। हाँ, 2 4 एक ही चीज है, आप दोनों जी दोनों सर। हो जाता है। अब एरर, एरर हुआ ही है। चलो, अब इसका बताओ, कि ये ऑलरेडी बता दिया हूँ, पी ब्लॉक, XCF2 XCF4 XCF6 में कितने कितने पेयर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से स्ट्रक्चर हम बना के बताया था, ये चीजें बताओ क्या होगा। 3 2 1 चलो बताओ आंसर क्या होगा। स्ट्रक्चर आपको, स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर से आप लोगों को पता चल जाएगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी श्योर, XCF2 XCF4 यस एंड सर। FCF6 हैज फॉलोइंग 3 2 1, ये सीक्वेंस में होता है। ये होगा, देख, ठीक। यस सर। इसका सर आप लोग उसके बाद तो 6 पहले 4 में और 2 2 बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना। क्या, रुको, इसका 2 स्ट्रक्चर, दूसरे में था 4 बॉन्ड पे, तीसरे में था 6 बॉन्ड। हम्म, देख लो सर इस जेनॉन 8 बॉन्ड बना सकता है जेनॉन, हाँ, और फ्लोरीन एक साथ में एक ही बॉन्ड के साथ वो बाइंड कर इसका सकता है, तो स्ट्रक्चर फिर आपको समझना है, देख लो इसका जेनॉन स्ट्रक्चर। के पास 6 ठो अनबॉन्डिंग रह रहे हैं। इधर देखो, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर वाइज ही मैं डिटेल से आपको समझा देता हूँ क्या होता है। जो XCF2 है, राइट, हम्म, XEF2 का जब स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर वाइज मैं सबको समझा देता हूँ। कहाँ गया, हम्म, XEF2, XEF2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देख लो, जेनॉन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगला, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन से देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है,
लीनियर स्ट्रक्चर होता है ये, राइट? ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होगा जी सर। जिसमें जिसमें से क्या होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये लोन पेयर्स होते हैं, ठीक, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बताओ यहाँ पे लोन पेयर्स कितना हुआ, 1 2 3 XeF2 का, राइट? और वैसे ही सिद्धिकांत दास, क्लियर? कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट है तो बोलो। और इसका देखो, इसका क्या होगा, इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है XeF4 का। अगर आप लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, तो इसका शेप कुछ इस तरीके से होगा। कहाँ गया ये वाला, राइट? ऐसा शेप होता है और यहाँ पे होगा लोन पेयर इस तरीके से, ठीक, 2 लोन पेयर। और आता है XeF6, XeF6 का भी सेम, F F F F, एक हो गया यहाँ पे, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। लोन पेयर समझ में आ गया कैसे हुआ, 3 2 1, क्लियर? क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ओके, चलो हाँ सर। इसमें बताओ इसका क्या होगा आंसर, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा? हम्म किसका होगा बोलो? आयनिक कॉम्प्लेक्स हैविंग हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इज कौन सा? आयरन सर में होगा ऑप्शन शायद। 4। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, मतलब सिंपल सी बात है, जिसके पास ज्यादा अनपेयर्ड जी इलेक्ट्रॉन्स सर। होगा वो उसी का क्या होगा, ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट। तो सबसे पहले CrH2, इसका इसका जो क्या बोलते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में आता है क्या, 3D3। दैट मींस इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हम्म और वैसे ही आयरन के पास तो 4 हो रहा है। इसके पास तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। हम्म, और जिंक, इसके पास कितना है, इसका तो कोई है नहीं, इसका तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 3D10, इसके पास तो कोई, 0। इसका 0 है। इसका 0 हो गया, ठीक। अब कोबाल्ट COEN2, इसका कितना होगा? हम्म इसका इसका सर देखो, इसका 3 हो रहा है। 3 हो रहा है। हम्म जी सर, वो 27 है तो 27 माइनस 3 24 COEN क्या था प्लस 3 EN है तो 27 हो जा रहा है फिर से। इसका ना, तो इसके 7। पास इसका जो क्या बोलते हैं, जी सर। इसके जो इसके पास है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मच इसके पास है अनपेयर्ड, ओके। इसका देखो, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में वो आता है, हाँ, क्या आता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है 3D6, इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है 3D6। तो 3D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, दैट मींस इसके पास भी कितना है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा किसका होगा बोलो, जिसके पास सबसे मैक्सिमम, ऑप्शन 2, क्लियर? जी सर। सही है ना विश्वजीत, देख लिया? क्लियर? जी सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टरिफिकेशन में एक बात बताओ, एस्टरिफिकेशन जब हम लोग करते हैं तो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 यूज किया जाता है, वो क्यों यूज किया जाता है बताओ तो, ये चीजें एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है ये आप लोग को अच्छे से। हम्म रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाट इज द रीजन?
Option 2. टू रिमूव द वाटर फ्रॉम द रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन जब मैं पढ़ाया था उसका मैकेनिज्म भी बताया था, मैकेनिज्म के टाइम में एक्सप्लेन हुआ था। वो एक क्या होता है, H2SO4 हियर एक्ट्स एज ए, वहां पे तो वाटर कैटलिस्ट के हिसाब से यूज होता है ना। इट इज यूज्ड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। Option 2. एजेंट क्या है ऑप्शन? तो आंसर क्या होगा बोलो? ऑप्शन 2 होगा। हाँ, तो 2. विश्वजीत क्लियर हुआ? चलो, ये हम जी सर। मैकेनिज्म के टाइम भी मैं अच्छे से समझाया था जब एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म पढ़ाया था। अब चलो ये डायरेक्ट वही सरफेस केमिस्ट्री से और एक दूसरा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन द टू कंडीशंस रिक्वायर्ड आर, क्या क्या है बोलो? कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंगली इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होते हैं? क्या होगा? Option B. ऑप्शन बी। इसका सबसे पहला चीज इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कंडीशंस क्या है? सबसे पहला एक्टिवेशन एनर्जी, एंड मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या? एक्टिवेशन एनर्जी, एंड दे शुड बी प्रॉपरली ओरिएंटेटेड, दैट मीन्स प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर हुआ ये वाला? डायरेक्ट क्वेश्चन था सरफेस केमिस्ट्री का। अब इसका बताओ, उसका चैप्टर कौन सा? हार्मोन से रिलेटेड वाला। केमिकल वो काइनेटिक्स। इसका क्या है? द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मॉड्यूलेट इंफ्लेमेशन एंड टू कंट्रोल स्ट्रेस लेवल इज, क्या है? क्या है बोलो? शायद इंसुलिन। इंसुलिन। Insulin. क्लियर? राइट? जी स्ट्रेस सर। लेवल। Yes. सो इसका आंसर है दिस वन, इंसुलिन। इंसुलिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है, तो मैच द फॉलोइंग। अब बताओ इसका आंसर क्या क्या होगा? मैच द फॉलोइंग का भी मैंने आप लोगों को ट्रिक समझाया था क्वेश्चन करते टाइम ही, कि मैच द फॉलोइंग में ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे आंसर्स पता हो। आपको अगर एक भी पता है या दो भी पता है तो आप मैच द फॉलोइंग से आप मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है, हम लोग को क्या करना है? टैली करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में जो जो चीजें ऑप्शंस गिवन है। तो इसमें देखो, ये Sir, option C. ऑप्शन सी, रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? अन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स हैविंग जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक। और अब आता है कायरलिटी। कायरलिटी क्या है? फोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ऐड होंगे। 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। और रुको, ठीक है। अब आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेटियल अरेंजमेंट। तो ये होगा, इसका होगा ये रिटेन, अरे सॉरी सॉरी, प्रिजर्वेशन नहीं है, इन्वर्जन मतलब, और रिटेंशन मतलब, ओके, इन्वर्जन होगा ये, रिटेंशन होगा ये। डी का आएगा 1, सी का आएगा, सी का 2, रुको रुको, वेट वेट वेट, सर सी का 2 होगा, ओ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, काइरलिटी का इसे 4 होगा। ओके यस। इन्वर्जन मतलब क्या होता है तब?
वो अलग ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन असिमेट्रिक कार्बन व्हिच इज ये अपोजिट सी का कॉन्फ़िगरेशन में वो बाइंड हो सी का जाता होगा है। 2, डी का होगा 1, इस बी का होगा 4 और ए का होगा 3। तो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन 3, ऑप्शन थर्ड ऑप्शन। 2। क्लियर? यस सर, सॉरी सी। और अब ये सर इसका थर्ड ऑप्शन। अब ये जी सर। वो वाला इसमें भी बोलो, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। कलर्ड आयन फॉर्मेशन बाय ट्रांजिशन मेटल वो क्यों होता है? डी ट्रांजिशन, सिंपल। ए का तो 3 है, सिंपल सी बात है। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में कलर क्यों यस होता है मेन? डी ए का हो गया 3, ए का 3। चलो अब बी का पकड़ो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय ट्रांजिशन मेटल क्या होगा? सिमिलर आयनिक रेडिया सर ऑफ मेटल है। BG4 वेरिएबल ऑक्सीडेशन पे। Sir, option B. ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी का होगा तब तो हाई चार्ज। कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होता है? डी का होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर? सीधी सी बात है, कलर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स से हमेशा कलर होता है डी ट्रांजिशन से, तो इसी के कारण से ये दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। अब बच्चा ये दो में से। अब अब फिर पकड़ो डी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी हमेशा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण होता है, तो इससे भी इसमें हमें कोई फायदा नहीं हुआ। अब आते हैं हम लोग बी में, ऑप्शन बी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय ट्रांजिशन मेटल। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कब होता है? जब हाई चार्ज साइज रेशियो ऑफ मेटल आयन के कारण से। ये क्लियर? ये होता है। कोई डाउट इसमें किसी को? कुछ पूछना है? ओके, चलो तब तो ये ठीक है। अब इसका बताओ, ये सेम लायोफिलिक कॉलॉइड्स, सरफेस केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन फिर से आ गया। क्या होगा इसका आंसर? बोलो, क्या होगा इसका आंसर? लायोफिलिक कॉलॉइड्स आर क्या है? करेक्ट आंसर क्या क्या है सबसे पहले? सर ऑप्शन 1 होगा। ऑप्शन 1। ऑप्शन लायोफिलिक में तो दिखाई नहीं देता, लायोफोबिक में अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में दिखाई देता। सबसे पहला चीज, लायोफिलिक कॉलॉइड्स दे ऑल आर रिवर्सिबल इन नेचर, वो तो रिवर्सिबल होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी होना चाहिए। इस कारण से यस सर। ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी ये कैंसिल हो गया। फिर अब है और अब लायोफिलिक कॉलॉइड्स, और जो ये लायोफिलिक कॉलॉइड्स है, हम्म, दूसरा ऑप्शन है नॉट इजिली विजिबल इवन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, लायोफिलिक कॉलॉइड्स। तो इसका आंसर होगा एग्रीगेट तो इसका फॉर्म्ड ओनली बाय स्पेशल इजीली प्रेसिपिटेटेड, ये भी इसका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन बी भी होना चाहिए। तो ऑप्शन बी वाला आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक, लायोफिलिक कॉलॉइड्स इजीली प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो सर ABC ही होगा शायद। हाँ वही है, और ये हो गया। तो आपने देखा यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिया है, तो पांचों स्टेटमेंट, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे निकालने के लिए हम लोग को पांचों स्टेटमेंट भी पता होने की जरूरत नहीं। 2 स्टेटमेंट पता चला, उसी से सारा आंसर हम लोग निकाल दिए। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा आप लोग भी एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में कैसे भी करो, हमें करेक्ट आंसर निकालना है, दैट्स द मेन थिंग। क्लियर? चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बताओ, जी सर। मेटलर्जी चैप्टर, मेटलर्जी क्या आंसर? बोलो, डायरेक्ट क्वेश्चन है।
फॉर concentrating or containing zinc sulfide and lead sulfide the depression used is क्या था, पढ़ा चुका हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। सोडियम साइनाइड NaCl। सोडियम क्लोराइड, नो सर, NaCl, सियानाइड। हाँ ऑप्शन 4। ये है NaCl, क्लियर, NaCl। सर फ्लोट फॉर्मेशन होता है। ओके, अब ये इसका बताओ, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट का बोलो क्या होगा, एफ सेंटर्स क्या है बोलो, एफ सेंटर्स आर, चार ऑप्शन दिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा आयंस, या फिर ऑप्शन बी मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल साइड, एनायनिक साइट्स ऑक्युपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इन ऑप्शन स्टोइकियोमेट्रिक 20 कंपोजिशन। है। ऑप्शन ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। सर इंटरस्टिशियल साइड में ही एक सेंटर बनता है। So that means F centers are anionic sites occupied by unpaired electrons are called F centers. Due to it is क्या, metal excess defect due to presence in interstitial site में होता है। चलो रुको, wait, no, F centers का proper anionic sites occupied by unpaired electrons, ये है इसका more proper answer। इंटरस्टिशियल में भी होता है बट हम लोग को चाहिए मोर प्रॉपर आंसर। हाँ, इसमें जो मोर प्रॉपर आंसर होगा वो ये वाला होगा, एनायनिक साइड ऑक्युपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लियर, ये है मोर प्रॉपर आंसर। वैसे बी भी तो हो सकता है। हाँ हो, एफ सेंटर्स मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंडर ही आते हैं ना। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, हाँ ये दो, ये भी इसका आंसर हो सकता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल साइड। हाँ, दोनों ही इसका करेक्ट, दोनों ही एफ सेंटर का ही डेफिनेशन है, ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल साइड यस। और एनायनिक, दोनों ही इसका डेफिनेशन है, दोनों ही मतलब इन एंड अराउंड करेक्ट है, ठीक है। कभी कभी होता है क्वेश्चन में जिसमें दो ऑप्शन ही करेक्ट हो, क्लियर। तो इसमें अगर मोर प्रॉपर देखा जाए तो मोर प्रॉपर, अगर प्रॉपरली अगर डेफिनेशन सर्च करें एफ सेंटर्स का, तो वो होता है एनायनिक साइट्स ऑक्युपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट फिर रीजन में जान से आ जाता है ये वाला इंटरस्टिशियल साइट। सो दोनों ही इन एंड अराउंड करेक्ट है, बट द मोर प्रॉपर आंसर विल बी, इसी को कंसिडर करो, दिस वन विल बी द मोर प्रॉपर आंसर, क्लियर। यस। चलो अब आते हैं हम लोग दूसरे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताओ आंसर, फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालना है, क्या होगा इसका आंसर बोलो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अब जाके एक क्वेश्चन मिला हम लोग को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी तक हमने चेक किया है, हम लोग को अभी तक जहां तक मैंने नोटिस किया है, सरफेस केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आ चुका है, सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन आए, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये पहला क्वेश्चन है, पहला। इसमें आपको निकला हाउ मेनी हार्ड फैराडे ऑफ क्वेश्चन है सर। इलेक्ट्रिसिटी, क्या होगा इसका आंसर। चलो चलिए, थोड़ा लेंदी है ना, 1256 हुआ ना, 1258 तक आप लोग खुद से कीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद ट्वेल्व फिफ्टी एट को मैं इसका आंसर बताऊंगा।
ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। चलो एक बार चेक कर लेता हूँ डायरेक्ट सॉल्व करके। जो गिवन रिएक्शन है वो है जी सर। ये ऑप्शन सर ऑप्शन ऑप्शन वन। 4 आ रहा है। ऑप्शन 4 6 फैराडे। चलो देख लेते हैं। ये रहा। जी सर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 6F ना। फैराडेज आर रिक्वायर्ड। यस Yes. ओके चलो इसका बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म followed by hydrolysis. Salicylic. इसका क्या आंसर। Option B. ऑप्शन ऑप्शन बी सैलिसिलडिहाइड। सैलिसल्डिहाइड। ये तो अल्कोहल फिनोल ईथर का पार्ट है। चलो दूसरा इसका बताओ। क्या होगा। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या क्या काम आता है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड on the basis of various functions of RNA is divided into mRNA, tRNA, tRNA, mRNA and tRNA। यहाँ पे ओ यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा विच इज mRNA एंड tRNA। प्रोटीन सिंथेसिस में किसका काम आता है बताओ। हम्म tRNA. tRNA. tRNA। इसका Yes, sir. इसका आंसर है tRNA, ट्रांसफर आरएनए। ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्योंकि इसका काम होता है ना अमाइनो एसिड को ले जाके बाउंड कराना, लिंक कराना अमाइनो एसिड को करेक्ट ऑर्डर में। इसका आंसर है tRNA। हाँ और इसका इसका तो हाँ इसका जो 6F ही होगा क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है 1 फैराडे चार्ज कैरी करता है। सो 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितना फैराडे होंगे 6 फैराडे। दैट्स व्हाई 6F इज द करेक्ट आंसर। 6 चलो फैराड। अब इसका बोलो इसका क्या होगा। सर सेम एज आपने द क्या बोला रिपीट कीजिए ना। कौन सा वाला ये वाला सर ये वाला बोल। वॉइस नहीं आ रहा। अभी वॉइस ऑडिबल है। ब्रेक हो रहा है वॉइस। ओके ओके वॉइस यस मतलब सर. कट कट होके आ रहा है ना। कि थोड़ा सा तक तो यस सर. ये नेटवर्क के कारण हो रहा है ना। अभी वॉइस क्लियर है। स्क्रीन तो दिख रहा है ना सर सबको। आपने जो 6 फैराडे क्वेश्चन में जो बोला वो रिपीट कीजिए. ये वाला अभी वॉइस क्लियर है। ये वाला यस में सर. देखो इस इक्वेशन में क्या था 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है ना। इस रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6 इलेक्ट्रॉन्स राइट। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में ऑलरेडी बताया था एक इलेक्ट्रॉन कितना फैराडे चार्ज कैरी करता है 1 फैराडे चार्ज कैरी करता है राइट। देयरफॉर सो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स कितना फैराडे चार्ज कैरी करेगा 6F राइट। सो इसी यस. कारण से इसका आंसर है 6F जो आप लोग ने ऑलरेडी मतलब निकाला था। क्लियर हुआ। चलो इसका अब इसका बताओ क्वेश्चन नंबर 21। यू आर ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट द प्रीवियस ईयर पेपर। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। जस्ट यू ऑल नीड अ प्रॉपर रिवीजन।
कैटालिटिक प्रॉपर्टी, एलॉय फॉर्मेशन, ये सब प्रॉपर्टी ऑप्शन ए सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए थोड़ा पहले भी किए थे। कैटालिटिक प्रॉपर्टी किस कारण से होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन जी स्टेट। सर। एक हो गया 3, तो ए का 3 आया, तो अब सीधी सी बात है यही मिलाना था, तो डायरेक्ट हम लोग का आंसर मिल गया ऑप्शन 1। क्लियर? ओके, ये 3। चलो यस इसका बताओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का डिक्रीजिंग रेट क्या होगा? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ बताया हूँ। सर ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन डिक्रीजिंग Third, ऑर्डर, सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा टेंडेंसी रेट शो करेगा ये, सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का इसका। क्यों बोलने से? क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा, और इसी के साथ इसी का सबसे हाई जी स्टेबिलिटी सर। होगा, इसलिए। हम्म और यहाँ पे देख लो, ये तो क्या है, मेटा, ये पैरा, ये ऑर्थो। ठीक, तो जिस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली क्या होगा, ई, फिर आएगा बी होगा, पैरा, फिर उसके बाद आएगा ऑर्थो आएगा, फिर उसके बाद आएगा मेटा, एंड देन लास्ट में सी, ई डी ए डी सी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलो इसका बताओ, इसका आंसर क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज एडवांटेजेस टू अदर मेटल्स इन डिटरमाइनिंग मोलर मास ऑफ सोल्यूट बिकॉज, इसका आंसर क्या होगा? बोलो। ऑप्शन सर इसमें मोलारिटी यूज होता है। हाँ, क्या होगा इसका आंसर? रीजन ये ऑलरेडी आप लोग को पढ़ाया हूँ, सॉल्यूशन चैप्टर, जब वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उसमें ये चीजें पढ़ाए गए थे। सर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए, सर इट इज मेजर्ड इन रूम टेम्परेचर, वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए ना, सर सी एंड डी तो होगा ना। हाँ इट इज रूम मेजर्ड एट टेम्परेचर पे रूम पे, ये मेजर करेक्ट स्टेटमेंट है, ये होता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। मोलारिटी यूज। और यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सी होगा, वो रूम टेम्परेचर में ही मेजर किया जाता है। बिकॉज सबसे पहला ऑप्शन सी, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी है, तो दैट मीन्स ये दो में से, सॉरी ये दो तो ऑलरेडी कट गया, दैट मीन्स आइदर दिस वन और दिस वन, ये दोनों में से कोई एक है। अब सोचो, ई, ई, और यहाँ पे एक चीज देखो, और यहाँ पे क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में ना मोलारिटी को कंसिडर किया जाता है, मोलारिटी को, मोलालिटी को नहीं, इसको कंसिडर नहीं किया जाता, इसको कंसिडर किया जाता है। दैट मीन्स जिसमें डी हो, ए सी डी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्लियर हुआ? जी यस यस सर। चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, रोजमन रिएक्शन, डायरेक्ट बताओ, इस रोजमन रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, बताओ। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सर। सी। ऑप्शन ऑप्शन, सी। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन? सी। रोजमन सी सर। सी सर। हम्म चलो डायरेक्ट क्वेश्चन, ये भी चलो, BF3 का आपको वो निकालना है, स्लाइटली बेंट टी, पिक द करेक्ट चॉइस ऑफ स्टेटमेंट, क्या होगा? बोलो, क्या होगा ये?
इसका आंसर क्या होगा बोलो? द molecular shape of BF3 boron trifluoride is slightly bent T shaped. Pick the correct choice of the placement of lone pairs. क्या होगा? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, both lone pairs are at axial position. BF3 का स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर BF3 का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा वेस्पर थ्योरी लगाओ। सर ऑप्शन 3। ये देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, BF3 ना, ये देखो ऐसा होगा इसका स्ट्रक्चर, दिस वन। बी ये वाला, इस तरीके से होता है। कौन सा ऑप्शन बोला था BF3 का? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, one lone pair is at axial and the other is at equatorial position. ये होगा इसका आंसर BF3 का। एक्सियल पे तो लोन पे, ओके। BF3 तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, वैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा शायद। सर ये होगा स्ट्रक्चर, क्या खुद देख लो। बेंट टी शेप ये होता है। BF3 का जो लोन पेयर है वो कौन सा पोजीशन ऑक्युपाई किया? इक्विटोरियल। ये होगा स्ट्रक्चर। सर एक बार एक्सप्लेन करेंगे सर? इसका जो सर ये देख जो लो। स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट नहीं हो वेट सकता है? सॉरी सॉरी सॉरी, अरे क्या, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, सॉरी बेंट टी शेप बोला ना, ओके। ये देखो ऐसा होगा स्ट्रक्चर, ये होता है स्ट्रक्चर। एफ एफ एफ, ये होगा स्ट्रक्चर, दिख रहा है? ये क्या है? टी शेप है और ये बेंट क्यों है? थोड़ा सा बेंट टी शेप क्यों? वैसे लोन पे रिपल्शन के कारण यहाँ पे इस तरफ कुछ आएगा, जिस कारण से इसका शेप थोड़ा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये टी ऐसा बेंट टी शेप। तो यहाँ पे देख लो दोनों कहाँ पे है? बोथ द लोन पेयर्स आर इन विच पोजीशन? एक्सियल या इक्वेटोरियल, कौन सा? बोलिए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? एक्सियल ऑप्शन सी। पोजीशन। ये है प्रॉपर, ये दिस वन विल बी द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा, ये रहा। अगर एक्सप्लेन अब देखना, एक्सप्लेनेशन हिसाब से देखना है तो ये देखो। BF3, ठीक, BF3 का हाइब्रिडाइजेशन BF3 तो BF3 हो गया। तो BF3 का जो सेंट्रल मेटल एटम है बोरन, बोरन का एटॉमिक नंबर होता है क्या? 5। बोरन का एटॉमिक नंबर है 5, राइट? तो इसका अगर एटॉमिक नंबर 5 है, इसका जो क्या बोलते हैं जेड का वैल्यू डायरेक्ट निकालो, क्या होगा जेड के वैल्यू से?
तो ये देख लो, वेस्टर थ्योरी लगाओ। तो BF3 तो ये होगा। तो ट्राई इसका जो एटॉमिक नंबर 5, तो इसका Z का वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर बेस्पर थ्योरी लगाएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा हम लोग के पास। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका जो ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लानर। ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री होगा, जैसा ये यहाँ पे बनाया ना, ये वाला BF3। दिस वन ऐसा, अरे तो ये होगा इसका ट्राइगोनल F, ठीक। T से आ रहा है और यहाँ पे होगा लोन पेयर, हो रहा है। जिस कारण से ये सबको दिख रहा है स्क्रीन। कुछ कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि टेक्निकल इशू हो रहा है। दिख रहा है ना सबको आंसर? यस सर। तो अब बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बोलो। बेंड टी शेप क्यों हुआ? क्लियर हुआ? रीजन मैंने पूरा बता दिया। हाइब्रिडाइजेशन होता है ट्राइगोनल प्लानर, जिस कारण से उसका इस तरह का शेप है। अगर सिंस दो लोन पेयर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है बोरन में, तो ये लोन पेयर के बीच में क्या होगा? लोन पेयर रिपल्शन, पर लोन पेयर रिपल्शन के कारण ये यहाँ पे क्या होगा? पुश मिलेगा, जिस कारण से इनका शेप F की जगह से इस तरह इस पोजीशन में आ जाएगा। दैट व्हाई दे विल हैव अ बेंट टी शेप। क्लियर? और यहाँ पे बोथ लोन पेयर्स का प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ? एक्सियल पोजीशन में हुआ ना, इक्वेटोरियल पे हुआ? एक्सियल पोजीशन में हुआ। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्लियर? एनी डाउट? क्लियर? यस सर। Okay. So this was all about the today's PYQ सर आज discussion class. शाम को क्लास होगा? आज शाम को? हाँ, आज शाम को मेरा क्लास तो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है ना। उस पे हमको कल का हेलो एल्किन्स हेलो एरिन्स कंप्लीट करना है, राइट? मेरा क्लास तो आज शेड्यूल्ड है ऑलरेडी। ओके सर। मेरा क्लासेस होगा न्यू बैच स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी। जी सर आपने मेट्रोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट कर दिया है क्या? हाँ, मेटलर्जी का तो कंप्लीट है, और मेटलर्जी का वीडियोस भी अवेलेबल है ग्रुप में। मैंने सेंड कर दिया था ग्रुप पे। मेटलर्जी का मैंने